हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और मलेशियन एयरलाइन MS-370 8 मार्च 2014 को 239 लोगों के साथ कुआलालंपुर से उड़ान भरा। प्लेन में सवार सभी मुसाफिर इस बात से अनजान थे कि कुछ ही देर में उनका प्लेन क्रैश होने वाला है। ऐसा क्रैश जिसमें ना तो प्लेन का पता चलने वाला है और ना ही उसमें मौजूद यात्रियों का। आज 10 साल बाद भी हमें नहीं पता कि MS-370 कहाँ है। इसी धरती में समुद्र की गहराई में छुपा हुआ है या फिर किसी और दुनिया में। तो आइए पिछले 10 सालों में मिले सारे सबूतों के आधार पर MS-370 के मिस्टीरियस कहानी से पर्दा उठाते हैं। 8 मार्च 2014 कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मलेशिया। रात के 12 बजे बोइंग 777 मॉडल का एक विमान रनवे से उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था। इस प्लेन को मलेशियन एयरलाइन ऑपरेट कर रही थी। कॉल साइन MS-370। प्लेन में 227 पैसेंजर सवार होने लगे। उधर प्लेन में फ्यूल भी डाला जाने लगा, ऑलमोस्ट 49,100 kg। इतने फ्यूल में ये प्लेन 7 घंटे और 35 मिनट उड़ सकता था, जबकि MS-370 को 5.5 घंटे उड़ान भर के बीजिंग कैपिटल इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। यानी कि प्लेन में 2 घंटे तक का एक्स्ट्रा फ्यूल डाला गया। यात्रियों के सामान के साथ साथ करीब 2232 kg का लिथियम आयन बैटरीज को प्लेन में डाला गया और फाइनली टेक ऑफ के सारे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए रात के 12:41 में MS-370 उड़ान भरा। प्लेन को कैप्टन जहारी अहमद शाह उड़ा रहे थे। वहीं फर्स्ट ऑफिसर फारूक अब्दुल हमीद थे। जहारी 53 वर्ष के थे। 18,365 घंटों का एक्सपीरियंस था इनके पास। वहीं को पायलट अब्दुल हमीद 27 वर्ष के थे। ये फ्लाइट इनके लिए लास्ट ट्रेनिंग फ्लाइट थी, यानी कि इसके बाद वो पायलट बनने वाले थे। प्लेन में 5 इंडियंस मौजूद थे। बाकी के ज्यादातर पैसेंजर चाइना और मलेशिया से थे। उड़ान के करीब 20 मिनट बाद प्लेन 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच गया। इस 20 मिनट में ये प्लेन मलेशिया को पार करके साउथ चाइना सी के एरिया में दाखिल हो गया। फ्लाइट क्रू ने रिपोर्ट किया कि हम फ्लाइट लेवल 350 पर पहुंच चुके हैं। कुछ देर उड़ान भरने के बाद ATC ने कहा कि आप हो ची मिन, जो कि एक सिटी है, आप वहां के ATC को 210.9 पर कांटेक्ट करें। हो ची मिन सिटी वियतनाम में है। MS-370 को इसी सिटी के ऊपर से होते हुए उड़ान भरना था, इसलिए मलेशियन ATC ने कहा कि अब आपको उनसे कांटेक्ट करना है। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.9। 120.9 ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी है जिसके जरिए वो ATC से बात कर सकते हैं। अब दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट विश किया और यहीं पर ATC ने MS-370 से संपर्क तोड़ दिया। रेडियो कॉल कट करने का ये मतलब नहीं था कि अब प्लेन को ट्रैक नहीं किया जा रहा था। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार के जरिए ATC आराम से देख सकते थे कि ये प्लेन अभी कहां पर है। ATC अपने एडवांस सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार के जरिए MS-370 से कांटेक्ट में थे। इसके अलावा प्लेन में मौजूद ACAR सिस्टम यानी कि ACARS, जिसके जरिए ये सैटेलाइट के साथ साथ ग्राउंड तक भी सारी जानकारी भेज सकता था। लेकिन 1:21 पर कुछ ऐसा हुआ कि MS-370 इस रडार से भी गायब हो गया। एयरपोर्ट का सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार प्लेन के ट्रांसपोंडर से कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था और ये सब कुछ हुआ ईगार वे पॉइंट पर। वियतनाम ATC ये अंदाजा लगा रहे थे कि MS-370 इस पॉइंट पर आ गया होगा। वो बार बार सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार के जरिए MS-370 के ट्रांसपोंडर से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, पर शायद प्लेन का ट्रांसपोंडर ही काम नहीं कर रहा था। हालांकि इस प्लेन में 2 ट्रांसपोंडर मौजूद था, लेकिन फिर भी ATC प्लेन से दोबारा संपर्क स्थापित करने में नाकाम हो गए। पर आखिर क्यों? कहीं वहां मौसम की खराबी तो नहीं? ये पता लगाने के लिए तुरंत
MS-370 के रास्ते का वेदर चेक किया गया, पर वहाँ भी मौसम साफ था। बस हल्के हल्के बादल दिखाई दे रही थी। प्लेन अब भी 872 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 35,000 फीट के एल्टीट्यूड पर फ्लाई कर रहा था। अक्सर ऐसा हो जाता है, मे बी इलेक्ट्रिकल फेलियर हो गया हो, किसी तरह का नेटवर्क इंटरफेरेंस हो गया हो। समुद्र के रास्ते में कभी कभी कुछ मिनटों के लिए ऐसा हो जाता है। प्लेन रडार से गायब भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ ही मिनटों में वो वापस से रडार के रेंज में आ सकता है। मे बी एक ट्रांसपोंडर खराब हो गया हो, यहाँ पर पायलट दूसरे ट्रांसपोंडर को ऑन करने की कोशिश कर रहा हो। इस बीच तो प्लेन रडार से गायब ही रहेगा। इसलिए ATC इस इंतजार में थे कि कब MS-370 दोबारा से हमारे रडार के रेंज में आएगा। पर अफसोस ये प्लेन दोबारा ATC को कभी भी दिखाई नहीं दिया। अब ATC ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया। हो ना हो ये प्लेन कहीं क्रैश हो गया होगा। प्लेन के गायब होने के 2 घंटे बाद मलेशियन एयरलाइन ने मीडिया में ये बयान दिया कि MS-370 क्रैश हो चुका है और हमारी सर्च टीम समुद्र में खोज रही है। काली अंधेरी रात का साया हटा और अब तो सूरज ने भी दस्तक दे दिया। दोस्तों, जब कभी भी प्लेन क्रैश होता है तो उसके लास्ट लोकेशन को ट्रैक किया जाता है। MS-370 11 वे पॉइंट पर गायब हुआ और वो अगले वे पॉइंट की ओर बढ़ रहा था। इसलिए इस बात की संभावना सबसे अधिक थी कि प्लेन इसी एरिया में कहीं क्रैश हुआ होगा। वैसे तो ये सर्च एरिया अधिक बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी 2 दिन गुजरने के बाद भी प्लेन का कुछ भी पता नहीं चल पाया। घटना के तीसरे दिन 10 मार्च को रॉयल मलेशियन एयरफोर्स ने ये कंफर्म किया कि आप जिस लोकेशन पर MS-370 को खोज रहे हैं वहां पर प्लेन है ही नहीं। दरअसल ये प्लेन पीछे की ओर मुड़ गया था। एयरफोर्स की टीम ने कुछ समय के लिए MS-370 को ट्रैक किया था, वो भी सेफ्टी की वजह से। लेकिन क्योंकि MS-370 ने किसी भी एयर रूल को नहीं तोड़ा, किसी नो फ्लाइंग जोन में इंटर नहीं किया, इसलिए एयरफोर्स वालों ने इस फ्लाइट को इग्नोर कर दिया और अपने दूसरे कामों में लग गए। मिलिट्री रडार के इस डेटा ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। इसके डेटा के अनुसार इस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया और कुछ इस तरह के रास्ते से होते हुए ये प्लेन विशालकाय भारतीय समुद्र सीमा में दाखिल हो गया। इतने बड़े क्षेत्र में अब ये प्लेन कहीं भी हो सकता था, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता था। आखिर खोजे तो कहां खोजे, लेकिन फिर भी खोजी दलों ने हार नहीं माना और कई दिनों तक लगातार समुद्र में खोजा गया, लेकिन यहाँ पर भी उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। एक प्लेन में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि पानी में तैर सकता है, लेकिन फिर भी पानी में तैरता हुआ प्लेन का मलबा कहीं भी दिखाई नहीं दिया। दोस्तों, यहाँ पर इसका सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है कि जब प्लेन का मलबा पानी में यहाँ पर तैर रहा था, तब सर्च टीम इस लोकेशन पर छानबीन कर रहे थे। तीसरे दिन जब मिलिट्री रडार के डेटा से ये पता चला कि प्लेन तो भारतीय समुद्र में कहीं क्रैश हुआ है, और जब रेस्क्यू टीम 3 दिनों के बाद इस एरिया में छानबीन किया तो उन्हें कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि इन 3 दिनों में प्लेन का मलबा जो पानी में तैर सकता था वो बहकर बहुत दूर चला गया। यही वजह है कि इन्वेस्टिगेशन की टीम को यहाँ भी कोई भी सबूत नहीं मिला। दिन गुजरने के साथ साथ यात्रियों के रिलेटिव्स आक्रोश में आने लगे। उन्हें जानना था कि उनके अपनों के साथ क्या हुआ, कैसे सबकी मौत हुई। उड़ते उड़ते प्लेन आसमान से गायब हो गया। ये बात सुनकर किसी को सुकून कैसे आ सकता था जब उसके चाहने वाले उस प्लेन में बैठे हो। हर कोई चाहता था कि कम से कम बॉडी मिल जाए ताकि विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जा सके, पर शायद उनकी किस्मत में ये भी नहीं था। घटना के 7 दिन बाद दोस्तों, प्लेन में तो ट्रांसपोंडर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से ATC को प्लेन का लोकेशन का पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन प्लेन के ACAR सिस्टम ने, यानी कि एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन एड्रेसिंग एंड रिपोर्टिंग सिस्टम ने ऑटोमेटिकली इंजन के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को मैसेज किया। ये मैसेज कोई टेक्स्ट मैसेज नहीं था, बल्कि ये इलेक्ट्रिक सिग्नल था, जिसे प्लेन के गायब होने के ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद भेजा गया। इस एकार्स ने ये साफ कर दिया कि प्लेन भले ही रडार से गायब हुआ, पर वो क्रैश नहीं हुआ।
बल्कि वो 1 घंटे से अधिक समय से सबसे छुपते छुपाते आसमान के अंधेरे में उड़ रहा था। इन्वेस्टिगेशन की टीम को इस बात से अब ये लगने लगा कि प्लेन को कोई जानबूझकर तो ऐसे नहीं उड़ा रहा। इसके लिए रडार के द्वारा बताए गए पाथ को देखा गया तो ये पता चला कि ये प्लेन स्ट्रेट लाइन में नहीं उड़ रहा था, बल्कि ये टेढ़े मेढ़े रास्तों में उड़ रहा था। और ऐसा तभी हो सकता है जब प्लेन के ऑटो पायलट को ऑफ करके पायलट खुद प्लेन को मैन्युअली जिधर चाहे उधर उड़ाए। अब खोजी दल का पूरा फोकस विशालकाय भारतीय समुद्र की ओर हो गया। कई सारे अंडर वाटर व्हीकल्स, लोकेटर बीकन का इस्तेमाल किया गया। रात दिन रोबोटिक सबमरीन को समुद्र के नीचे भेजा जाने लगा ताकि प्लेन के ब्लैक बॉक्स से जो सिग्नल निकल रहा है उसे खोजा जा सके। अब तक मलेशियन एयरलाइन के साथ 17 देश जुड़ चुके थे लापता MS-370 को खोजने के लिए, लेकिन फिर भी कई दिनों के खोजबीन के बाद भी प्लेन का मलबा कहीं भी नहीं मिला। आने वाले 1 महीने में ऑलमोस्ट हजारों किलोमीटर समुद्री सरफेस में खोजा गया। 2,70,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में पानी के अंदर भी खोजा गया, लेकिन यहाँ भी असफलता ही हाथ लगी, क्योंकि इस प्लेन को विशाल क्षेत्र में खोजा जा रहा था। यहाँ पर सेटकॉम सिस्टम ने MS-3 को खोजे जाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया। जिस तरह से हमारा फोन लगातार नेटवर्क टावर से कनेक्ट होने की कोशिश करता है, उसी तरह से प्लेन का इंजन कुछ टाइम के इंटरवल में एक पिंग सेंड करता है इंजन बनाने वाली कंपनी को। इस पिंग को इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी कहा जाता है। जब इंजन बनाने वाली कंपनी इस इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करती है तो उन्हें ये पता चल जाता है कि हमारा इंजन का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। इस प्लेन के इंजन ने कुल 7 बार इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा सैटेलाइट को। इन 7 में से जो आखिरी सिग्नल था वो आया था 8:19 में, यानी कि ये प्लेन सुबह के 8:19 तक सही सलामत उड़ रहा था। इसके बाद इस प्लेन ने और कोई भी सिग्नल सेंड नहीं किया। मे बी यहीं कहीं ये प्लेन क्रैश हो गया होगा। इस सेटकॉम को किसी प्लेन को ट्रैक करने के मकसद से नहीं बनाया गया था। यही वजह है कि ये सेटकॉम प्लेन के एक्यूरेट लोकेशन का पता नहीं लगा सका। इसने एक आर्क बना दिया। सेटकॉम के अनुसार MS-370 यहीं कहीं क्रैश हुआ होगा, क्योंकि यहीं से आखिरी सिग्नल आई थी। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और थी कि हो सकता है आखिरी सिग्नल भेजने के बाद भी ये प्लेन 1 घंटे के लिए उड़ता रहा और इस आर्क से दूर जाकर कहीं क्रैश हो गया। ऐसे में क्या खोजी दल को प्लेन का मलबा मिल पाएगा? वेल नहीं। यही वजह है दोस्तों कि आज भी MS-370 कहाँ है ये किसी को भी नहीं पता। शायद आने वाले कुछ सालों में हमें प्लेन मिल जाए। अब प्लेन को खोजते खोजते करीब 1 साल गुजर गया। 29 जुलाई 2015 रीयूनियन आइलैंड, यहाँ पर समुद्र के किनारे प्लेन का एक टुकड़ा मिला और एक टूटा हुआ सूटकेस भी। जांच से ये पता चला कि प्लेन का वो टुकड़ा दरअसल प्लेन के विंग्स का फ्लैपरॉन्स है और ये MS-370 का ही है। इतने यकीन से बस इसलिए कहा जा सकता था क्योंकि आज तक दुनिया में जितने भी बोइंग 777 बनाया गया है उन सब का फ्लैपरॉन्स मौजूद है। इवन जो बोइंग 777 क्रैश हो चुका है उस क्रैश के बावजूद भी मलबे में फ्लैपरॉन्स मौजूद है। साफ शब्दों में कहें तो बोइंग 777 का फ्लैपरॉन्स अगर मिसिंग था तो सिर्फ MS-370 का, और वही समुद्र के किनारे मिला। अब इस रीयूनियन आइलैंड के चारों ओर छानबीन किया जाने लगा, जिसमें उन्हें पानी का बोतल मिला जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मलेशिया में किया गया था। इवन उसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट था वो भी मलेशियन एयरलाइन के क्रैश के आसपास था। ये सारे सबूत इस ओर इशारा कर रहा था कि ये प्लेन इंडियन ओशियन में ही क्रैश हुआ और इतने महीने बाद ये तट पर आ गया। रीयूनियन आइलैंड ये एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां से MS-370 का मलबा मिला। भारतीय समुद्र से जुड़े कई सारे देशों में प्लेन का मलबा मिला। अब जाहिर सी बात है कि अगर ये मलबा देश के अलग अलग हिस्सों में मिल रहा है, इट मीन्स ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये मलबा आखिर कहां से आया, कहां पर प्लेन क्रैश हुआ और ये मलबा कहां से तैरते हुए आया। साल 2017 में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और चाइना ने मिलकर हर एक एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, पर वो भी MS-370 तक नहीं पहुंच पाए। साल 2018 में ओशियन इन्फिनिटी नाम के एक कंपनी ने
ये दावा किया कि हम MS-370 को खोज निकालेंगे और अगर नहीं निकाल पाए तो हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। पैसा आप तभी देना जब प्लेन का मलबा मिल जाए। MS-370 के सर्च ऑपरेशन के बाद आइए बात करते हैं हादसे के कारण की। आखिर कैसे ये प्लेन क्रैश हो गया। दोस्तों, MS-370 के हादसे का कारण अगर कोई बता सकता है तो वो था प्लेन का ब्लैक बॉक्स, जो आज भी समुद्र की गहराइयों में कहीं दफन है। इसलिए अब तक मिले सारे सबूतों के आधार पर हमें इस केस को सॉल्व करना पड़ेगा। पहली पॉसिबिलिटी, प्लेन में कोई ऐसा पैसेंजर तो नहीं था जो प्लेन के कॉकपिट में जबरदस्ती घुसकर प्लेन को मोड़ दिया और ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया हो। दोस्तों, यहाँ पर इसकी पॉसिबिलिटी ना के बराबर है, क्योंकि अमेरिका में हुए हादसे के बाद कॉकपिट के डोर को सिक्योर कर दिया गया। खुद फ्लाइट अटेंडेंट भी पायलट के परमिशन के बगैर कॉकपिट का दरवाजा खोल नहीं पाएगा। कॉकपिट में बिना परमिशन के कोई भी दाखिल नहीं हो सकता। वैसे भी प्लेन में सिक्योरिटी इतनी हाई होती है कि कोई भी हथियार लेकर प्लेन में दाखिल नहीं हो सकता। इसके अलावा पायलट ट्रांसपोंडर के जरिए 4 डिजिट का कोड प्रेस करके बिना किसी को बताए चुपचाप ATC तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एकार्स सिस्टम भी था ग्राउंड में मैसेज भेजने के लिए, लेकिन ये सब कुछ अचानक से बंद पड़ गया। आखिर क्यों? मे भी कोई इलेक्ट्रिकल फेलियर हुआ होगा। दोस्तों, प्लेन के इंजन में ही जनरेटर लगा होता है। 2 इंजन है, मतलब कि प्लेन में 2 जनरेटर है। ये दोनों प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। अगर किसी वजह से ये दोनों के दोनों फेल हो जाए तब भी प्लेन के टेल में APU होता है। ये भी इमरजेंसी में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर सकता है। मान लो कि सारा का सारा इलेक्ट्रिक सिस्टम, सारा जनरेटर फेल हो गया। ऐसे में प्लेन का हाइड्रोलिक सिस्टम काम करना बंद कर देगा और बिना हाइड्रोलिक सिस्टम के प्लेन को कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। आपको फिर से एक बात याद दिला दूं कि प्लेन के गायब होने के बाद ये करीब 7 घंटों तक उड़ता रहा। जाहिर सी बात है, हाइड्रोलिक फेलियर के बाद प्लेन को इतने घंटों तक उड़ा पाना बहुत मुश्किल है। और सबसे कमाल की बात तो ये है कि MS-370 में जो इंजन लगा था उसने 7 बार इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजा इंजन बनाने वाली कंपनी को, और उस सिग्नल में ये पाया गया कि प्लेन के इंजन में कोई भी खराबी नहीं थी। दोनों इंजन वर्किंग कंडीशन में था, और अगर इंजन काम कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फेलियर भी नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रिक फेलियर नहीं होगा तो भाई ट्रांसपोंडर ऑफ कैसे हो सकता है, और एकार्स सिस्टम भी कैसे ऑफ हो गया। प्लेन में लगभग 7.5 घंटों का फ्यूल भरा गया था और ये लगभग 7.5 घंटे तक उड़ान भी भरा। इसका मतलब ये है कि प्लेन में फ्यूल की भी कमी नहीं थी। एक प्लेन पानी में भी सुरक्षित लैंड कर सकता है। इतिहास में ऐसे बहुत सारे हादसे हो चुके हैं। साफ शब्दों में कहें तो एक प्लेन के साथ चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस तरह से रडार से गायब नहीं होगा। इसका सारा का सारा कम्युनिकेशन सिस्टम एक एक करके बंद नहीं होगा। चाहे कुछ भी हो जाए, प्लेन इस तरह से क्रैश नहीं होगा कि उसे खोजा ना जा सके। ऐसा तभी हो सकता है जब पायलट खुद चाहेगा कि मुझे कोई ट्रैक ना कर सके। और मैं ये हवाई में बात नहीं कर रहा। अब तक मिले सारे सबूतों के आधार पर मैंने पूरा विश्लेषण किया है। तो आइए चलते हैं एक बार फिर से, जब मलेशियन ATC और पायलट एक दूसरे को गुड नाइट विश किया। रेडियो कॉल डिस्कनेक्ट होने के तुरंत बाद ट्रांसपोंडर बंद हो गया और प्लेन ATC के रडार से गायब हो गया। पर यह बंद कैसे हुआ? मे बी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फेलियर या किसी वजह से ट्रांसपोंडर खराब हो गया होगा। पर दोस्तों, ऐसा नहीं था। दरअसल इस ट्रांसपोंडर को बंद किया गया था। इसका सबसे बड़ा सबूत है ट्रांसपोंडर को बंद करने वाला ये नॉब। यही वो ट्रांसपोंडर है जो सीधे ATC के सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार से कनेक्ट होता है। ऑफ करने के लिए इसे घुमाकर ऑफ पोजीशन में लाना पड़ेगा। अगर ये खराब हुआ होता तो डायरेक्ट बंद हो जाता, पर ऐसा नहीं था। सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार के अनुसार इस नॉब को पहले एक्सपेंडर, TA ओनली, TA RA, इसके बाद ऑफ पोजीशन में लाया गया, वो भी जल्दी जल्दी। ये तो अच्छा हुआ कि सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार इस ट्रांसपोंडर से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से नॉब के घुमाने पर सिग्नल में परिवर्तन हुआ और इसे रडार ने डिटेक्ट कर लिया। यहाँ पर अगर ट्रांसपोंडर इस पोजीशन में है तो ये इसका सिग्नल भेजेगा रडार के पास। अगर TA ओनली में है तो ये TA ओनली का सिग्नल भेजेगा रडार के पास।
अगर एक्सपेंडर में है या ऑफ पोजीशन में है तो इसका सिग्नल ये आगे कैरी फॉरवर्ड करेगा। जैसे ही पायलट ने नोब घुमाया, हर मोड का सिग्नल सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार ने रिसीव किया। इसका मतलब साफ है कि ये ट्रांसपोंडर खराब नहीं हुआ। अगर ये खराब होता तो डायरेक्ट बंद पड़ जाता। सिग्नल का चेंज होना ये दर्शा रहा था कि हो ना हो पायलट ने ट्रांसपोंडर को घुमाकर ऑफ पोजीशन में लाया। इसके बाद इस प्लेन ने एक शार्प टर्न लिया और ये भी पायलट ने जानबूझकर किया। दोस्तों, एक प्लेन के टेक ऑफ से पहले पायलट सारे वे पॉइंट्स को डाल देता है। वे पॉइंट एक रास्ता होता है जिसके ऊपर से होकर प्लेन उड़ान भरते हैं। एक बार जब प्लेन अपने मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर चला जाता है तब दोनों पायलट्स का वर्कलोड बहुत कम हो जाता है, क्योंकि अब यहाँ से ऑटो पायलट सब कुछ संभाल लेगा। यही वो समय होता है दोस्तों जब पायलट्स कुछ और काम भी कर सकते हैं। कुछ और काम कहने का मतलब है कि अगर उन्हें नींद आ रही है तो थोड़ा बहुत झुपकी भी ले सकते हैं। इसके अलावा उन्हें कुछ खाना पीना या बाथरूम जाना है तो इसके लिए भी वो जा सकते हैं। प्लेन आराम से ऑटो पायलट में उड़ता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मान लो ये प्लेन है, इसके FMC में मैंने 3 वे पॉइंट डाला A, B, C। अब प्लेन का ऑटो पायलट ऑटोमेटिकली प्लेन को सबसे पहले A वे पॉइंट पर ले जाएगा। इसके बाद ये B से होते हुए C वे पॉइंट पर चला जाएगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर C के बाद कोई भी प्रोग्राम नहीं किया है, इसलिए ये प्लेन यहाँ से सीधा उड़ता जाएगा। अगर यहाँ भी पायलट कोई एक्शन नहीं लेता तो तब तक प्लेन एक सीध में उड़ता रहेगा जब तक कि प्लेन के टैंक में फ्यूल है। फ्यूल खत्म होगा और प्लेन क्रैश हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर MS-370 के साथ ऐसा नहीं हुआ। ये अपने वे पॉइंट की ओर ना जाकर यू टर्न ले लिया। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि मैं भी गलती से या जानबूझकर इन वे पॉइंट्स को बदला गया हो। लेकिन दोस्तों, ये सोच भी गलत है, क्योंकि प्लेन यहाँ बहुत तेजी से मुड़ा। प्लेन का ऑटो पायलट कभी भी इतनी जल्दी प्लेन को नहीं मोड़ सकता। ये सिर्फ एक ही शर्त पर इस तरह से मुड़ सकता है, जब प्लेन के ऑटो पायलट को ऑफ कर दिया जाए और पायलट मैन्युअली जानबूझकर पूरा एडी का जोर लगा दे प्लेन को मोड़ने के लिए। मतलब यहाँ पर साफ है कि पहले तो पायलट ने ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया ताकि ATC ये देख ना पाए कि हम किधर जा रहे हैं। इसके बाद अचानक से वो प्लेन के डायरेक्शन को मोड़ दिया। अब यहाँ पर वीडियो के शुरुआत में ही मैंने कहा था कि ये प्लेन न सिर्फ सेकेंडरी सर्वेलेंस रडार से कनेक्टेड था, बल्कि ये सैटेलाइट से भी सेटकॉम नाम के एक सिस्टम से कनेक्टेड था। इसका वर्किंग प्रोसेस बिल्कुल सिंपल है। प्लेन में ACARS होता है जो ग्राउंड के द्वारा भेजे गए इलेक्ट्रिक सिग्नल को रिसीव करता है और ये प्लेन इलेक्ट्रिक सिग्नल सैटेलाइट को भी भेजता है। अगर इस ACARS को ऑफ कर दिया जाए तो ग्राउंड के द्वारा भेजा गया इलेक्ट्रिक सिग्नल प्लेन के पास पहुंच तो जाएगा, लेकिन ग्राउंड स्टेशन को पता चल जाएगा कि ACARS को मैन्युअली ऑफ किया गया है। यहाँ पर अगर पायलट का इरादा गलत होता तो वो नहीं चाहेगा कि ग्राउंड स्टेशन को पता चले कि मैंने ACARS को बंद कर दिया है। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिक है दोस्तों, अगर प्लेन में इलेक्ट्रिक फेल हो जाए तो ग्राउंड स्टेशन, प्लेन और सैटेलाइट का लिंक टूट जाएगा। ऐसा करने के लिए पायलट को दोनों जनरेटर को मैन्युअली बंद करना था। इसके बाद प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी चली जाएगी। हालांकि इसके बाद APU ऑन हो जाएगा, लेकिन इसे भी ऑफ किया जा सकता है। सिंपली इसे ऑन करके एक बार ऑफ कर दो, APU भी बंद पड़ जाएगा। अब यहाँ पर प्लेन में रैम एयर टरबाइन होता है जो पवन चक्की के जैसे घूम घूम कर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है। लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी काफी नहीं होता पूरे प्लेन को पावर देने के लिए, इसलिए इसकी मदद से सिर्फ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को ही ऑन रखा जाता है। इवन यहाँ पर ऑटो पायलट को भी पावर नहीं मिलता। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि जो कोई भी MS-3 को ऑपरेट कर रहा था उसने ACARS को मैन्युअली ऑफ नहीं किया, बल्कि पूरे के पूरे इलेक्ट्रिसिटी को ही ठप कर दिया ताकि लिंक भी टूट जाए और ग्राउंड स्टेशन को पता भी ना चले कि प्लेन के ACARS को बंद कर दिया गया है। अब क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी ठप हो गया, कॉकपिट में पूरा अंधेरा छा गया। ऐसे में पायलट मैन्युअली ही प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होगा, जिसका सबसे बड़ा सबूत हमें रडार में दिखता है। जैसे ही ACARS डिसेबल हो गया, ठीक उसी वक्त प्लेन एक सीध में ना उड़ने के बजाय ये टेढ़े मेढ़े रास्तों में उड़ने लगा। मे भी यहाँ ऐसा इसलिए हो रहा होगा क्योंकि पायलट मैन्युअली
अंधेरे कॉकपिट में इसे उड़ा रहा होगा बिना ऑटो पायलट के। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता ये दर्शा रहा था कि पायलट खुद जानबूझकर मैन्युअली प्लेन को क्रैश कराना चाह रहा है, एक ऐसा क्रैश जिसके पीछे कोई सबूत ना छूटे। यहाँ पर एक सवाल आता है कि अगर पायलट को मरना ही था तो वो प्लेन को कहीं भी क्रैश करा सकते थे, इसे समुद्र की ओर ही क्यों ले जाया गया, वो भी इंडियन ओशियन की तरफ। अगर पायलट खुद को मारना चाहता था तो दूसरा पायलट क्यों बचाने की कोशिश नहीं किया, इन सारे यात्रियों ने कॉल करने की कोशिश क्यों नहीं किया। इस तरह के ढेर सारे सवाल है और इन सवालों के जवाब हमें तभी मिल सकता है जब हम एक्सेप्ट करके इस केस को समझने की कोशिश करें कि हाँ, इन दोनों में से एक पायलट ने ही इस हादसे को अंजाम दिया। तो आइए एक बार इस नजरिए से केस को समझने की कोशिश कर लेते हैं। इस प्लेन के टेक ऑफ के दौरान ढेर सारा प्रोसीजर रहता है। दोनों पायलट यहाँ पर बिजी होंगे। टेक ऑफ करने के करीब 20 मिनट बाद 35,000 फीट पर पहुँच गया। एक बार जब प्लेन मैक्सिमम एल्टीट्यूड पर पहुँच जाता है तब वर्कलोड बहुत कम हो जाता है क्योंकि प्लेन ऑटो पायलट उड़ाता है। यही वो समय होता है जब दोनों में से एक पायलट को किसी बहाने से कॉकपिट से बाहर भेजा जा सकता है। भाई 2 कप चाय ले आते तो बड़ा मजा आता पीने में। ओके कैप्टन, मैं अभी जाता हूँ और चाय लेके आता हूँ। वेल, इस तरह की बातें अक्सर इसी समय होता है। मे बी यहीं पर दोनों में से एक पायलट कॉकपिट से बाहर गया हो, तब दूसरे पायलट ने कॉकपिट के डोर को बंद करके अंदर से लॉक कर दिया। लॉक करने के बाद बाहर से अगर कोई पासवर्ड भी डालता है तो प्लेन का डोर ओपन नहीं होगा। अब कॉकपिट के अंदर मौजूद पायलट ने ट्रांसपोंडर को ऑफ कर दिया, ACARS को ऑफ कर दिया और फिर यू टर्न ले लिया। यहाँ पर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। मे बी रात के अंधेरे में किसी को पता भी नहीं चला होगा कि प्लेन तेजी से मुड़ रहा है। ज्यादातर पैसेंजर तो नींद में होंगे। अब सारे फ्लाइट अटेंडेंट के साथ एक पायलट भी कॉकपिट से बाहर मौजूद होगा। अब यहाँ कॉकपिट में बैठे पायलट को ये पता है कि जल्द ही केबिन में बैठे सारे लोगों को पता चल जाएगा और वो लोग मरने के काम में टांग अड़ाएगा। इसलिए उन सभी को चुप कराना बहुत जरूरी था और ये काम पायलट कॉकपिट में बैठे बैठे कर सकता था। सिंपली आउटफ्लो बल्ब को ओपन कर दो, प्लेन के अंदर की सारी हवा इसके जरिए बाहर निकल जाएगी। ऐसा करते ही कुछ मिनटों में प्लेन के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर ऑक्सीजन मास्क भी होता है, पर वो भी सिर्फ 15-20 मिनटों के लिए होता है। इसके बाद बिना ऑक्सीजन के कैबिन में मौजूद सारे पैसेंजर ने अपना होश खो दिया होगा। सभी बेहोश हो गए होंगे। पायलट को पता था कि जल्द ही उन्हें ऑक्सीजन ना मिले तो वो मर जाएंगे। पैसेंजर्स के लिए तो यहाँ पर लगभग 20 मिनट का ऑक्सीजन था, लेकिन पायलट के लिए लगभग 27 घंटों तक का ऑक्सीजन था। अगर वो अकेला यूज करे तो इट मीन्स इसके इस्तेमाल से वो 20 मिनट के बाद सभी की जान ले सकता था और अपनी जान 27 घंटों तक बचा सकता था। इसीलिए वो कई घंटों तक प्लेन को उड़ाते रहे और ऑक्सीजन सप्लाई को रोके रखा। यही एकमात्र तरीका था सभी यात्रियों को शांत करने का और अपने खौफनाक काम को अंजाम देने का। और ये सब कुछ सिर्फ एक क्लिक से पॉसिबल था। प्लेन के क्रैश होने से पहले ही प्लेन में सवार सभी लोग मारे गए होंगे। बचा होगा तो सिर्फ पायलट, जो कॉकपिट में बैठकर एक खास जगह की तलाश कर रहा था। एक ऐसी जगह जहां MS-370 को इस तरह से क्रैश कराया जाए कि वो गायब हो जाए। पहली बात तो प्लेन को भारतीय सीमा में लाना बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी थी। पायलट को पता था कि यहाँ समुद्र इतना विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है कि बिना ट्रैक किए प्लेन को खोज पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाएगा। इतने विशाल क्षेत्र में प्लेन को खोजना रेगिस्तान में एक सुई ढूंढने के बराबर होगा। पायलट को पता था कि जैसे ही प्लेन के ट्रांसपोंडर और ACARS ऑफ होगा, प्लेन ATC के रडार से गायब हो जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर ही खोजी दल हमें ढूंढते ढूंढते आ जाएगा। इसलिए उन्होंने यू टर्न लिया। उनका मकसद सिर्फ प्लेन को क्रैश कराना नहीं था, बल्कि इस बात को भी राज रखना था कि ये किसने किया। मे भी ऐसा इसलिए ताकि उनके फैमिली पर कोई उंगली ना उठा सके। अब सवाल आता है कि प्लेन में तो 2 पायलट था, दोनों में से आखिर था कौन जिसने इस पूरे घटना को अंजाम दिया। इसका कोई पुख्ता सबूत तो हमारे पास अभी तक नहीं है, पर हम शक के आधार पर कह सकते हैं कि हो सकता है वो कैप्टन था, क्योंकि को पायलट अब्दुल हमीद काफी खुश थे क्योंकि ये उनकी लास्ट फ्लाइट थी एज अ ट्रेनिंग पायलट।
इसलिए फर्स्ट ऑफिसर पर ज्यादा शक नहीं जाता। यहाँ पर कैप्टन जहारी पर शक करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब मलेशियन पुलिस सभी 12 फ्लाइट क्रू के रिकॉर्ड को देखा तो कोई भी अनयूजुअल एक्टिविटी उन्हें नहीं दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर कैप्टन जहारी के केस में थोड़ा उल्टा था। रिपोर्ट के अनुसार कैप्टन जहारी के घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिला। कंप्यूटर के छानबीन से ये पता चला कि वो कई बार अपने फ्लाइट सिमुलेटर में ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि प्लेन को भारतीय समुद्र सीमा की ओर कैसे ले जाया जाए, कैसे समुद्र में इसे क्रैश कराया जाए। यहाँ पर कैप्टन जहारी के कंप्यूटर में फ्लाइट को उसी रूट में उड़ाया गया था जैसा कि मलेशियन एयरलाइन उड़ा था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कैप्टन जहारी पिछले कुछ महीनों से अपने कंप्यूटर के फ्लाइट सिमुलेटर में प्लेन को क्रैश कराने की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि वो इसे असल में अच्छे से कर सके, कोई गलती होने की गुंजाइश ना रहे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फ्लाइट सिमुलेटर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जहां पर रियल के प्लेन के जैसा सारा कंट्रोल सिस्टम होता है। रियल के जैसे नदी, समुद्र, एयरपोर्ट, रनवे सब कुछ रियल लाइफ के जैसा होता है। इसलिए पायलट बनने से पहले सभी को सिमुलेशन में सिखाया जाता है कि प्लेन कैसे उड़ाए। मैंने भी सिमुलेशन में ही ट्रेनिंग लिया है। अब यहाँ पर आप खुद सोच सकते हैं दोस्तों, कैप्टन जहारी कई बार अपने सिमुलेशन में प्रैक्टिस किया कि विशालकाय क्षेत्र में फैला हुआ भारतीय समुद्र की ओर कैसे इसे क्रैश करा दिया जाए। इसके ठीक 1 महीने बाद MS-3 ठीक वैसे ही क्रैश हो जाता है। इसका क्या मतलब निकलता है आप खुद ही समझ सकते हैं। इसके अलावा 2 पैसेंजर फ्लाइट में ऐसे थे जो कि चोरी के पासपोर्ट यूज करके फ्लाइट में सफर कर रहे थे, पर आगे की छानबीन से ये पता चला कि वो बस दूसरे देश में सेटल होना चाहते थे। किसी भी तरह का क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं देखने को मिला। वहीं 2500 लिथियम आयन बैटरीज की बात किया जाए तो हो सकता है इसमें भी आग लग जाए, ये भी फट सकता है। और अगर ऐसा हुआ होता तो ये कभी भी 7 घंटों तक उड़ान नहीं भरता। इन्वेस्टिगेशन का मानना है कि इस प्लेन को आखिरी वक्त में बहुत ही तेजी से नोज के बल गिराया गया होगा, ऑलमोस्ट साउंड के स्पीड से भी अधिक तेज। यही वजह है कि प्लेन के इतने टुकड़े हो गए कि कुछ दिनों बाद इसे खोज पाना बहुत मुश्किल हो गया। एक बड़े हिस्से को समुद्र के नीचे खोज पाना बहुत आसान है क्योंकि हमें पता है कि प्लेन का आकार कैसा होता है। लेकिन अगर MS-370 इस तरह से टकराया कि वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया, ऐसे में अगर हम समुद्र की भी मैपिंग करें तो शायद ही हम प्लेन को खोज पाएंगे, क्योंकि हम प्लेन के आकार को पहचान सकते हैं। उसके टूटे हुए पुर्जों को मैप में देखकर पहचान पाना बहुत मुश्किल हो सकता है। सैटेलाइट ने 7th आर्क, जहां प्लेन ने आखिरी बार सैटेलाइट से कनेक्ट होने की कोशिश किया, उस पाथ में एक तेज हीट वेव को रिकॉर्ड किया गया। शायद ये हीट वेव प्लेन के टकराने से हुई होगी। ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये दिखने में भले ही आम सी तस्वीर लग रही है, पर इसकी गहराई को अगर आप समझोगे तो आपका भी दिल सहम जाएगा। ये छोटे छोटे पर्ची हादसे में मारे गए लोगों के लिए लिखी गई है। एक बच्चा लिखता है कि पापा रास्ते में है, वो आ रहे हैं। तो कोई लिखता है कि हम आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, MS-370 लौट आना। दिमाग तो कहता है कि अब वो लौट कर नहीं आएगा, पर दिल कहता है कि थोड़ा सा, बस थोड़ा सा इंतजार कर लो। 8 मार्च 2014 को समुद्र किनारे लोग इस दिन इकट्ठा होते हैं, कुछ वक्त उन पलों को याद करने के लिए जो इन्हीं समुद्र में, इन्हीं वादियों में, इन्हीं खारे पानी में दफन हो गए। ये दिन, ये वक्त, ये जगहें एहसास दिलाती है कि समुद्र के इन्हीं वादियों में, इन्हीं खारे पानी में कोई अपना रहता है। भगवान वो जहां भी हो, सभी की आत्मा को शांति मिले। इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो बनाने में जितनी मेहनत लगी है, उम्मीद करता हूँ आप उतना सपोर्ट भी करोगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।